अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 20 में समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियाँ। व्हाट इज द चैलेंजेज बिफोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जब हम चुनौतियों की बात करेंगे चैलेंजेज, तो समावेशी विकास आप समझ चुके हैं, सबका विकास, सघन विकास, समवेत विकास, साथ साथ चलने वाला विकास, कुल मिला जुला कर के विकास की दिशाधारा स्वरूप प्रास्थिति से कोई व्यक्ति छूता न रहे। आर्थिक विकास ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक विकास भी, गरिमापूर्ण जीवन भी। तो समावेशी विकास की समस्या बहुत कुछ गांवों से शुरू होती है। तो पहली चुनौती है गांव के आधारभूत ढांचे, आई मीन बुनियादी सुविधाओं की। अगर गांव में बुनियादी सुविधाएं न रहीं तो गांव के लोग शहर की ओर भागेंगे और शहर में जनसंख्या का दबाव बनेगा। अगला इम्पैक्ट क्या होगा कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो। इस नाते ग्रामीण अवसंरचना पर ध्यान दिया जाना अत्यधिक जरूरी है अगर समावेशी विकास को स्वरूप देना है तो, और गांव और शहर के बीच की दूरी कम करनी है तो। यह विचार थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री कलाम जी के। एक ऐसा राष्ट्र जहां गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो जाए, तो ग्रामीण अवसंरचना विकास प्राथमिक आवश्यकता रहेगी। दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ता है, ग्रामीण अवसंरचना के मारे लोग शहर जाते हैं, तो शहर पे तो जो प्रभाव पड़ता ही है, कृषि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ज़हनी तौर पे हम थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं, खेती का काम छोटा काम माना जाता है, तो जिसके पास छोटी जोतें हैं, चाहे तो उसमें आजीविका का साधन खोज सकें, यदि अवसंरचना बेहतर हो तो फिर भी आदमी सोचता नहीं शहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा जीवन स्तर लाएंगे। ये सोच तो नकारात्मक है लेकिन है। तो कृषि भी हमारी प्रभावित होती है। ग्रामीण अवसंरचना की कमी के कारण, गांव से शहर की ओर पलायन करने के कारण, तो इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा कि कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। प्रयास ये होना चाहिए कि कष्टप्रद पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन रुके। तीसरी बात है करप्शन। भ्रष्टाचार और कार्य संस्कृति में अभाव भारत के जड़ और मूल में घुस गया है। देखो यार, समस्या कोई नहीं है, समस्या केवल एक चीज़, हम काम नहीं करना चाहते हैं बस। देश के समक्ष केवल एक समस्या है, मंत्री से लेके संतरी तक, बड़े से लेके छोटे तक, हम काम नहीं करना चाहते। और ख़ास बात है कि जो हमारी सोशल डायनेमिक्स है, सामाजिक गतिकी है, उसमें काम न करने वाला व्यक्ति बड़ा माना जाता है, स्मार्ट माना जाता है। जैसे यदि कोई लाइन से हट के टिकट ले ले तो वो अपने आप को थोड़ा सा गौरवशाली अनुभव करता है, और जो लाइन में लेके टिकट रहा है वो बैकवर्ड माना जाता है। तो इस मनोवृत्ति पर भी प्रहार करना होगा कि भारत में कार्य संस्कृति सुधरे और भ्रष्टाचार रुके, अन्यथा समावेशी विकास का कोई पुरसा हाल नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज हुआ कि हमने राष्ट्रपिता के आदर्शों को भूले। स्वावलंबन, कुटीर उद्योग, स्थानीयता के धरातल पर रोजगार, खेती किसानी को महत्व, हस्तशिल्प आदि को हम भूल गए। बचपन में कहानी याद आती है, मूंज आप जानते होंगे, घास कुल का एक पौधा है सैक्रम मंजा। तो हमारी बहनें
अब अपने पास तो मूज नहीं थी, मान लो किसी जाके मूज निकालने जाती थी, उससे डिलरी, मौनी, इस तरीके के छोटे छोटे उत्पाद बनते थे। तो हम लोग बहनों की सुरक्षा में जाते थे, क्योंकि वह काम हम न कर पाते तो बहनें निकालेंगे तो हम लोग सुरक्षा में रहते थे। उस मूज का छोटे छोटे वो उत्पाद जिसे हम लोग चना चबेना रख के चबाते थे, या रिश्तेदार आए, कई रंग बिरंगा करके बनाया जाता था। देखो यार, घर गांव किसानी को आप भूल नहीं सकते हो, माटी से जुड़ाव तो होना चाहिए। अब उसी को प्लास्टिक की वो आ गई हैं, नए नए तरीके की पॉट्स आ गए हैं, वो तो वहाँ भी बन सकता है, गांव भी मजबूत, शहर भी मजबूत। कल्चर ही ख़त्म हो गई, उसे बैकवर्डनेस से जोड़ लिया गया। बहनें भी वैसी नहीं रही, भाइयों में भी सुरक्षा के अभाव नहीं रहे, तो बात तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। कुल मिला जुला के स्थानीयता के धरातल पर रोजगार पैदा करने होंगे। मनरेगा एक विकल्प के रूप में आया है, लेकिन यह रोजगार की कोई अस्थायी व्यवस्था थोड़े है। या जो मिशन चलाए जा रहे हैं वो मिशन हैं, वो रोजगार नहीं हैं, उनसे अंततः रोजगार नहीं पैदा होने वाला है। तो अस्थायी रोजगार व्यवस्था के लिए हमें गांधी के बताए रास्तों पर चलना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं भैया। एंड लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 23 साल के अध्यापन अनुभव या विदेश तो नहीं, भारत घूमने के दौरान जो हमने पाया, यार हमारा समाज ही समावेशी नहीं है। हम जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर बंटे हुए हैं। यहाँ बड़े छोटे का चक्कर है, कुर्सी पे बैठ गए बड़े आदमी हो गए, जमीन बैठ गई छोटे आदमी हो गए, जनरल में चले छोटे आदमी, स्लीपर चले बड़े आदमी, एसी में चले कुछ और बात नहीं। आदमी कहता है हम तो एयर मार्ग, ये नहीं कि हवाई जहाज, एयर मार्ग से आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, तो ध्यान तो देना होगा। जब समाज ही तुम्हारा समावेशी नहीं, तुम छोटे हो हम बड़े हैं, पहले इस मनोवृत्ति पर प्रहार करना पड़ेगा। जब तक समाज की मनोवृत्ति समावेशी नहीं हुई, सरकार योजनाएं चलाती रही, बेहतरी के प्रयास होते रहे, जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर उधर जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में कही गई बातें, समानता का अधिकार, उपाधियों का अंत किया जाता, उपाधियां भेद पैदा कर दी, अस्पृश्यता का अंत होगा, रोटी बेटी का रिश्ता शुरू होगा, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, अशक्तों, वृद्धों, बालकों की सुकुमार अवस्था, जब तक इस भाव को नहीं समझा जाएगा, समावेशी विकास आएगा कैसे भैया? समावेशी विकास भी एक भाव है, दर्शन है, ये कहने से नहीं आएगा, इसके लिए करना पड़ेगा। और करना ही हम भूल गए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक करना तो पड़ेगा। जैसे इस परीक्षा के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये समावेशी विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियां हैं 4-5, जिनसे हमको छुटकारा पाना है कि ग्रामीण संरचना का विकास, कृषि अर्थव्यवस्था के बीमार होने से बचना, तीसरा पॉइंट भ्रष्टाचार और कार्य संस्कृति में सुधार, और चौथा पॉइंट गांव के लेवल पे कुछ अस्थायी रोजगारों की खोज। लास्ट पॉइंट अपने सोशल डायनेमिक्स में इस स्तर का सुधार कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, काम बड़ा छोटा होता। आई मीन समाज को समावेशी मनोवृत्ति की ओर ले जाना। अब हम देखते हैं कि आगे की राह क्या होगी। तो दो चीज़ें जान लें, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ 2030 तक एक लक्ष्य रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और
भारत सरकार 2022 तक किसानों की आय 2 टाइम्स दुगुनी करने का लक्ष्य रख रहे हैं। यूएनओ कह रहा है कि 2030 तक गरीबी के सभी रूपों, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे निर्धनता हो, चाहे लो इनकम हो, हम प्रहार करेंगे और विश्व के देशों में समावेशी विकास लाएंगे। इसी अर्थ में भारत सरकार भी 2022 तक, चूँकि किसानों की हालत ही बदतरीन है, यही आत्महत्या कर रहे हैं, यही ऋण जाल में फंसे हुए हैं, यही कृषि संकट में हैं, तो या कृषि संकट का प्रभाव इन्हीं पर है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान यहाँ पे रखना है। दैट्स वाई कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है। भारत सरकार अपने 3 विधेयकों के माध्यम से, जिनकी डिटेल चर्चा आज ही कल में फ्री आप लोगों को होगी, आप देखेंगे, अच्छी चर्चा है 1.5 घंटे की, उसे आप लाभ उठाइएगा सब लोग। वो केवल एडमिशन लिए हुए छात्रों से ही संबद्ध नहीं है। तो आप देखेंगे कि किसानों की आय अपने विधेयकों के माध्यम से खेती को योजना में खास सम्मान देने के माध्यम से 4% की आर्थिक समृद्धि दर, उन्नतशील बीज उपकरण, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, बाजार और विपणन, खेती में नवाचार, शोध और विकास के तहत खेती की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार को लगता है कि कुल उत्पादन भले ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी है, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन तकनीकों, इन विधियों, इन नवाचारों, वो क्लस्टर खेती भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है, सघन खेती भी हो सकती है, के सहारे हमें खेती को आगे बढ़ाना है, ताकि जो लगभग 135 करोड़ की आबादी हमारी है वो अन्न पा सके, भूखे न मरे, किसान आत्महत्या न करें। तो ये हमारा सोच है आगे आने वाले दिनों के लिए। यहीं पर उचित तकनीक के उपयोग की भी बात सामने आती है। तो भारत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस चुनौती को हल करने के लिए अच्छे रूप में प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर हम समावेशी विकास को देश में लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। अब हम कुछ बातें आपको बताते हैं, सामान्य बातें, अपडेट बातें, जिन्हें आप जानकारी में अपने रखेंगे। तो समथिंग और, कुछ और, समावेशी विकास के जरिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के दौरान समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसके लाभ और समान अवसर की बात की जाती है। सबका लाभ हो, सब फायदे में रहें, यही समावेशी विकास का मर्म है। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना के थ्रू त्वरित, सतत और समावेशी विकास की ओर से मूर्त रूप पाना शुरू किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना यदि बीच में ही डिमोलिश हो गई नीति आयोग आने के कारण, लेकिन वहाँ लक्ष्य था और अधिक सतत, सघन, निरंतर समावेशी विकास की ओर। तो कुल मिला जुला के 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास को प्रतिबद्ध है। जहाँ खेती खास बड़ी है,
क्योंकि खेती से ही महिलाएं जुड़ी हैं, खेती से गरीब जुड़े हुए हैं, खेती से 50% की जनसंख्या जुड़ी हुई है। तो खेती में विशेषता लाने के लिए, विशिष्टता लाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो आपको पता है, वर्तमान के तीनों विधेयक इसी के निहितार्थ हैं कि खेती से जुड़े हुए लोग अपने उत्पाद का अधिकतम लाभ पाएं। थर्ड पॉइंट, विश्व बैंक की ओर से जारी होने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2-3 ईज सरलता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बताया कि 2018 में 190 देशों में भारत 77वें रैंक पर रहा। और सरकार के इफर्ट से हम 57 स्थान का इजाफा किए इसमें। अगर व्यवसाय की सरलता की बात करें, भारत में व्यावसायिक गतिविधियां तेज हुई हैं या व्यवसाय के लिए सहज परिस्थितियां बनी हैं, तो इसके लिए यह आंकड़ा अच्छा कहा जा सकता है। सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है कि हम अपने विभिन्न योजनाओं के तहत नए एंटरप्रेन्योर को, उद्यमियों को बिजनेस को सरल रूप में करने का अवसर दिए हैं। नतीजा हुआ कि यह आंकड़ा हमारे सामने आया है। तो समावेशी विकास के लिहाज से ये उपलब्धि अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम मानव संसाधन विकास के समावेशन की बात करें तो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, या आप कहो कि UNDP द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स महबूबुल हक जी की रिपोर्ट के बाद 1992 से चल रहा है, तो HDI में भारत कोई खास प्रगति नहीं कर पाया है। 2014 में भारत की रैंक 130 थी और 2018 में भी भारत वही है। यानी कि साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। हम वही के वही हैं। यह निराशाजनक है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी हमारी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। 180 देशों में हमारा रैंक 177वां रहा है, जो बताता है कि हम पर्यावरण में कितना ध्यान दे पाए हैं। 2014 में 2014 में हम 180 देशों में 155वें स्थान पर थे। तो कुल मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दों पे हमारे प्रदर्शन बड़े खराब है। अगर पर्यावरण नहीं सुधरा, आगे हम बताएंगे धारणीय विकास में पर्यावरण और गरीबी गहरे संबंधित है। पर्यावरण नहीं सुधरा तो हम गरीब से और गरीब होते जाएंगे। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, पेड़ ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? कहानी स्पष्ट है, बताई जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप चले जाएंगे, साथ जी तो नहीं पाएंगे लेकिन साथ मर जरूर जाएंगे। और ध्यान रहे, यह किसी में भेद नहीं करेगा, न हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और न हमारे जन नेता मुलायम सिंह जी या जन नेत्री ये आपके मायावती जी, और मेरा भी नाम मनी से आता है तो मैं खुद या और कोई लोग, सारे हम एक साथ जाएंगे। तो कोई न जाए, सब यहीं रहे, देश की सेवा करें अपनी अपनी सीमा और परिधि में। इसके लिए तो पर्यावरण पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन पे आए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी किए गए
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी किए गए इंडेक्स में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 2018 में 180 देशों में 78वें स्थान पर और 2017 में इस सूचकांक में 81वें पायदान पे था। यह 3 स्थान की प्राप्ति बड़ी संतोषजनक नहीं है। भ्रष्टाचार समावेशी विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसे सहज न लें। 3 स्थान की उछाल, 3 स्थान की प्राप्ति बड़ी संतोषजनक नहीं है। ये समावेशी विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय समावेशन की दिशा में भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन जिनमें मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और वरिष्ठ पेंशन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन यानी स्टेप योजना, STEP योजना, और ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वीमेन TREED योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महिला उद्यमिता मंच जैसे प्रयास भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा दिव्यांगों के समावेशन के लिए सरकार ने निःशक्तता अधिनियम 1955, कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, सुगम्य भारत अभियान, UDID कार्ड, छात्रवृत्ति योजना और स्वावलंबन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और दिव्यांग अधिकार नियम 2017 जैसे कदम भी दिव्यांगों के समावेशी विकास के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों के वित्तीय समावेशन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी जरूरी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सरकार ने किसानों के वित्तीय समावेशन के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी कई अन्य योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सब के बावजूद देश में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक विश्लेषण में पता लगा है कि 2013 से 2016 के दौरान गिनी गुणांक, सेन सूचकांक, ये सब ऐसे पैरामीटर हैं जो आय की असमानता का पता लगाते हैं।
तो 2013 से 2016 के दौरान गिनी गुणांक में 15% की वृद्धि हुई है। समाज में आय और संपत्ति का बंटवारा नकारात्मक रूप में प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत साल 2018 में वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में 103वें नंबर पर आया था। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर रहा है। तो 119 देशों में 103 और 195 देशों में 145वां पायदान कहता है कि भूख और स्वास्थ्य दोनों हमारे लिए अभी भी बड़ी समस्याएं हैं। समावेशी विकास के लिए ये बातें उचित नहीं हैं। लास्ट पॉइंट, इसके अलावा समाज के अन्य कई संवेदनशील वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, श्रमिक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है, कुछ दूर चले आए हो, अभी बहुत दूर जाना है। तो समावेशी विकास की दिशा में हमारी सरकार, हमारा समाज, स्वयं हम लोग प्रयत्नशील हैं और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी संतोषजनक नहीं हैं। तो अभिप्राय ये है कि अभी काफ़ी कुछ करना है। फिर से गांधी जी को दोहराते हैं, स्वतंत्र भारत की एक बड़ी कामयाबी है, हमें कदम दर कदम बापू याद आते हैं जो हमसे कहते हैं कुछ दूर चले आए हो, अभी बहुत दूर जाना है। अब हम इन्हीं मुद्दों पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के प्रश्न देखते हैं, साथ साथ निबंध भी। पहले चलिए हम निबंध की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन तो बनाते रहते हैं। समावेशी विकास के लिए आज की स्थिति आदर्श है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आई थिंक 2003 का वर्ल्ड कप मैच था। श्री सौरभ गांगुली जी प्रधान वो कैप्टन थे। तो एक नारा आया था, एक सोच थी, ऐसे हाथ बांध के सारे खिलाड़ी मिलते थे, प्रतिबद्धता दिखाते थे, अपनापन दिखाते थे, एक साथ जुट के खेल। क्रिकेट 11 लोगों का खेल, एक आदमी का नहीं। सब खेलेंगे तब टीम जीतेगी। और एक नारा दे, अभी नहीं तो कभी नहीं। निबंध हम आपको पढ़ाएंगे विशेष आयोजन के तहत, अभी आप इतना जानें। तो अब अभी नहीं तो कभी नहीं, फोकस कहाँ करना है कि यदि आज नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा को आपको स्वरूप देना है तो आज से बेहतर स्थिति, देखिए कोरोना महामारी और मंदी जैसे कुछ संदर्भों को छोड़ दिया जाए तो भारत के कुछ चमकीले पक्ष हैं। आज हमारा नौजवान कुछ करना चाहता है, कुछ करने को बेचैन है।
द्वंद्व मचा हुआ। विवेकानंद उसके आदर्श हैं। विवेकानंद कहते थे द्वंद्व तो होना ही चाहिए। गलत तब होता है जब द्वंद्व से निकलने का प्रयास न किया जाए। तो हमारा युवा वर्ग जो हमारी डेमोग्राफी का सबसे लाभप्रद पहलू है, 20 से 35 वर्ष के बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आगोश में समेटे हुए हैं, वो ये कह रहा है कोई नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। स्टार्टअप स्टैंडअप छोड़ो, हम स्वयं से कुछ। शायद हमारी सरकार का भी फर्क पड़ा हो। सरकार कहती है कि हमें ऐसा बनाना कि हमारे युवा रोजगार पाएँ, न बल्कि रोजगार दे पाएँ। तो प्रेरणाएं, अगर सरकार पीछे खड़ी हो गया, कहती है समाज पीछे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, आगे बढ़ो। इस चीज़ का मतलब तो होता ही है। जब सरकार और समाज यह कहने लगी, युवाओं में प्रेरणा तो जगेगी ही। विवेकानंद के अर्थ और मर्म का महत्व समझेगा, आगे की ओर बढ़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके से हमारा जवान समावेशी विकास की ओर या आगे बढ़ने की ओर तत्पर है। तो जब आगे की ओर बढ़ेगा तो समावेशी विकास तो आएगा ही। तो आज हमारा युवा कुछ करने के लिए बेचैन है। देखें, अगर इन मुद्दों को छोड़ा जाए, कोरोना, मंदी वगैरह, तो हम लगभग 2.5 की प्रतिशत वृद्धि पाने के करीब है, जिसका एक अर्थ तो होता ही है कि रोजगार की स्थितियां अब पनपेंगी, गरीबी मिटेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आर्थिक सामाजिक संतुलन खत्म होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी खत्म होगा। तो समावेशी विकास काहे नहीं आएगा भैया। मुद्दे और कई हैं। विश्व की बड़ी पिटारी के रूप में हमारा चिन्हन हुआ है, 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहचाने जा रहे हैं। सामाजिक स्थिति हमारे सुधार हुआ है, रोटी बेटी के रिश्ते की ओर हम बढ़े हैं, धर्म के बंधन भी कुछ शिथिल पड़े हैं। इसे बहुत चमकीला चमकीला आप मत मानिएगा, है भी ऐसा। ये तो बहुत कुछ तथाकथित परम लोगों के कारण है। वस्तुतः ये रिश्ता हम पाए हैं। तो रोटी बेटी के रिश्ते और तमाम चीज़ों में हमारे सामाजिक ताने बाने मजबूत हुए हैं। कई मुद्दों पे हम साथ रहना चाहते हैं, साथ जीना चाहते हैं। स्वास्थ्य की सदी है, स्वास्थ्य के प्रति हम सचेष्ट हुए हैं। यूएनओ सुरक्षा परिषद हमारी बाट जोहता है। प्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमारा चिन्हन हुआ है। ध्यान रहे, अभी कुछ दिन पहले बिडेन और ट्रंप जी का कुछ आपस में, लेकिन अमेरिका का भारत का विश्व का सबसे बड़ा थानेदार, सबसे बड़ा पैरवीकार कहता है कि जरूरी नहीं कि सत्ता का हस्तांतरण सामान्य रूप में हिंसा भी हो सकती। आप जरा सोचिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरवीकार अगर यह कह रहा हो तो जनमत विश्व में क्या संदेश जाएगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत का परिपक्व लोकतंत्र बिना हिंसा और रक्तपात के सत्ता का हस्तांतरण कर रहा है। सत्ता हस्तांतरित हो रही है। यह भारत की प्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था का परम परिचय है, महत्वपूर्ण परिचय है। तो आज की महती उपलब्धि सूचना संचार जाल सेवा के क्षेत्र में हम अद्भुत ढंग से अनोखे रूप में बढ़े हैं, विश्व को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उद्यमिता व निर्माण क्षेत्र भी बेहतर स्थिति में है। खेती किसानी को समावेशी विकास की धारणा के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के थ्रू खास अधिमान देने को हम तत्पर हैं। कलाम साहब की वह बात, एक ऐसा राष्ट्र जहां गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो जाए। साथ साथ 10वीं बात, एक ऐसा राष्ट्र जो रहने लायक सबसे अच्छी जगह हो, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व हो। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लोगों को बढ़ा है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ी सी नरमी भी आई है और पाकिस्तान माने थोड़ा भयभीत भी हुआ है। और सबसे अहम बात, चीन अगर ठहर करके सीमा पे ठहरा सा कुछ देख रहा है
तो भारत की बढ़ती शक्ति का परिचय है, नहीं तब तक चीन आक्रमण कर चुका होता। यद्यपि चीन की अपनी कुछ अंदरूनी स्थितियां भी हो सकती हैं या विश्व के देश उसके मुखालफत में खड़े हैं, पड़ोसी देशों से भी उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। शांत देश, चाहे भूटान की बात हो, चाहे नेपाल की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, अन्यों की तो बात छोड़ दीजिए। तो कुल मिला जो है कि चीन की पक्षधारिता वैश्विक जनमत में घटी है और कोरोना के कारण तो और ज़्यादा। कुछ बड़े देश भारत के साथ सहयोगी भूमिका में हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस भी हमारे विरोध में नहीं है। तो कई कारणों से। और फिर एक बात और, हम 1962 वाले भारत भी नहीं। हमारा रक्षा मंत्री जिस तरीके से जवाब दे रहा, बोल रहा है, तो थोड़ा मोड़ा तो कुछ कहता। अगर ये स्थितियां हों, अगर अभी भी समावेशी विकास नहीं आएगा तो कब आएगा? ये आदर्श स्थिति अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आ गया वक्त, गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो, सीमा रेखा मिटे, पीपुल टू पीपुल, रीजन टू रीजन भेद मिटे, लैंगिक असमानता आए, लैंगिक समानता आए, गरीबों, वृद्धों, अशक्तों के लिए विशेष सुविधा की स्थिति बने। तो आई मीन टू से दीज आर द कंडीशंस थ्रू विच वी हैव टू गो अहेड। हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर पूरी स्थितियों का अवलोकन करेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि हम अच्छी स्थिति में हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, हमें अच्छा करना चाहिए। तो इन्हीं के तहत आप देखो कि प्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमारा चिन्हन, विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी पहचान, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण, सूचना संचार जैसी महती उपलब्धि में हमारी बढ़ती स्थिति, उद्यमिता और खेती के बारे में हमारी सकारात्मक सोच, सामाजिक ताने बाने की मजबूती, विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में हमारी बात का सुना जाना, विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, यूएनओ और सुरक्षा परिषद का हमारी तरफ देखना, कहीं न कहीं यह तो कहता है कि हमारी स्थितियां बदली और इसी बदली हुई स्थितियों का हम भारतवासियों को फ़ायदा लेना है ताकि हम समावेशी विकास की ओर बढ़ सकें और समावेशी विकास के थ्रू नियोजन का जो समाजीकरण करने का सपना हमने देखा था, वो सपने हमारे पूरे हों। इस तरीके से आप निबंध लिखें और ये निबंध लिख करके हमको भेजें, फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कमियां हैं और क्या गुणवत्ता आप में छिपी हुई। अब हम आगे इसी क्रम में साक्षात्कार की बात बताएंगे। साक्षात्कार में हम बातें कुछ रिवाइज करते रहते हैं आपके लिए। तो साक्षात्कार कुछ नहीं यार, टॉक बिटवीन टू जेंटलमैन। जाओ वहाँ कुछ प्रश्न पूछेंगे, बताओ यार समावेशी विकास के मार्ग में विवेक की सबसे बड़ी बाधा क्या है, बताई गई बातें बता दो। कार्य संस्कृति का अभाव है, भ्रष्टाचार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अवसंरचना की कमी है, कृषि अर्थव्यवस्था बदहाल है, ऐसे कुछ बातें अपना बता दो। तो वहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कहाँ अपने जैसे लोग बैठे हुए हैं। बचपन से अब तक आपने कुछ ऐसी बातें तो सीखी होंगी कि घाटा कौन करता है, जो अपने होते हैं, और लाभ कौन देता है, जो अपने होते हैं। वहाँ तो कोई अपना है ही नहीं।
82 में प्रदीप शुक्ला जी टॉप किए थे, तो प्रदीप शुक्ला जी का इंटरव्यू छपा हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, हम लोग बड़े हो रहे थे कि बोर्ड के सदस्य सहायक की भूमिका में होते हैं। जब आप बता, हाँ बेटे ठीक तो बता रहे हो, बताओ बताओ, अच्छी बात है, ठीक तो बोल रहे हो। तो बोर्ड सहायक, वहाँ कोई अपना तो है नहीं, अपना कोई वहाँ आने भी नहीं पाता है। नैसर्गिक न्याय के अनुसरण में पक्षपात हो जाएगा। बोर्ड लिख करके लेता है कि आपका कोई वार्ड इंटरव्यू दे तो नहीं रहा है, तो जब वो अपने हैं ही नहीं तो स्वाभाविक सी बात है आपको लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हानि भी नहीं। अब वैसे भी जीवन का एक अहम मंत्र सीख लीजिए, कोई व्यक्ति कितना भी भ्रष्ट और करप्ट क्यों न हो, जिसके प्रति उसके साथ उसको पक्षपात करना है, वो कितना भी पक्षपात कर ले, ये हो सकता है। लेकिन एक लड़का जो जहीन हो, जो तेज हो, जो समझदार हो, जो विवेक प्रवण हो, यानी कि बोर्ड के प्रश्नों का उत्तर अच्छा दे रहा हो, तो यह मत सोचिए कि अपने को 275 में वो 249 दे देगा, दे सकता है। लेकिन एक जहीन लड़का, विवेकपूर्ण लड़का, काबिल लड़का जो सारे प्रश्नों का जहीन उत्तर दे रहा है, तो नंबर तो उसे भी 237 देगा। ऐसा नहीं है कि उसे 117 नंबर दे देगा। इस नाते काबिल बनो, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क। ये तुम्हारी अपनी मेहनत का, ये पक्षपात का है, परमानेंट ध्यान रखना। तुम जिंदगी भर आगे जाओगे। मैं बोर्ड की तरफ से बात कर रहा हूँ। बोर्ड में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो किसी अपने को ऐसा कर दें, मे बी, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, फिर भी, लेकिन मैं आपकी पक्षधारिता के लिए कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप का 100% प्रदर्शन करते हैं तो इतना तो मिलेगा। ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है, टॉपर्स न रिकॉर्ड टूट, इतना नंबर मिलता कहाँ। तो बोर्ड की तरफ से पक्षपात नहीं होता, वो आपके अपने नहीं हैं, इस नाते चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप जाएं, प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का उत्तर दें। और वैसे भी हम आपसे कह चुके हैं, साक्षात्कार की कोई तैयारी नहीं होती, मस्त रहें। आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद से अनुभव करके देखें। आप जैसा कोई दूसरा आपको कभी दिखा क्या? देंस अपने गुणों को पहचानें और उन्हीं गुणों का विकास करें। संदर्भ में आप जरा सोचिए, बचपन का वह क्षेत्र देखो, ऐसा है कि टाटा बिरला के लड़के ताइस का इम्तहान देते नहीं हैं, न मंत्री संतरी के देते हैं। मोस्टली इम्तहान तो लोअर मिडिल क्लास के लोग देते हैं, तो ज़्यादातर या थोड़ा सा ग्लैमर ओरिएंटेड लोग देते हैं। तो गांव और शहर की जिन गलियों में आप बढ़े हुए हैं, उन गलियों में सीखी गई बात, बगल वाली आंटी की डांट, रास्ते के अंकल का स्नेह, दादा नानी की कहानियाँ, प्राथमिक विद्यालय की कुछ विशिष्ट शिक्षकों की बताई गई विशिष्ट बातें, और फिर गुजरे हुए 21 साल, इतने तो सिखा ही देते हैं कि आप क्या हो। फिर पुस्तकें, किताबें आप पढ़ ही रहे हो, वर्तमान की चीज़ों के टच में आप हो ही, तो वही पूछा जाएगा, आप उत्तर दोगे। तो कौन सा ऐसी टेक्निकल बात है जो आप उत्तर ही न दे पाओ? वर्तमान विधेयक कैसे लाभप्रद हैं, कैसे हानि पहुंचाएंगे, ये कोई इतनी बड़ी इशू तो है नहीं कि आप कर ही न सको। आप कर सकते हो। दैट्स वाई डोंट वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू दें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे, आश्वस्त रहें। अब आप
मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन लिखें और फिर उसका आंसर करें। प्रश्न लिखें। प्रश्न: समावेशी विकास के मापन का उचित आधार क्या हो सकता है? आवश्यकताओं का परिचय करते हुए मार्ग में आने वाली चुनौतियों परिचय करें। देखें, अभी हम इसे समझा दे रहे हैं, फिर आप आंसर लिखिएगा और फिर हमारे आंसर से टैली करिएगा। हम समझा दे रहे हैं, आप आंसर लिखिएगा, तो जब हमारा आंसर आपके सामने आएगा तो आप उसे टैली करिएगा कि आप कैसे लिख रहे हो। तो समावेशी विकास के मापन का उचित आधार क्या हो सकता है? तो हमने बताया था कि जनसंख्या के तल पर रहने वाले लोग, नीचे के 20% लोग, कुल नहीं, ऊपर के 20% नहीं, मध्य के 20%, तल पे रहने वाले यानी कि गंदी गलियों में रहने वाले, निर्धनता के अस्थायी वातावरण में रहने वाले, नहर के रेल के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना के रहने वाले लोग, जहाँ पर कैपिटा इनकम कम हो, स्वास्थ्य की कोई सरोकारी और सुरक्षा न हो, ऐसे लोग में यदि विकास के लाभों का फायदा पहुंचा है, 9% की बढ़ती आर्थिक समृद्धि की किरण वहां पहुंची है, तो कहा जाएगा कि बातें ठीक, यानी कि तल पर रहने वाले 20% लोगों की आर्थिक स्थिति में यदि सुधार हुआ है तो कहा जाएगा कि समावेशी विकास की सूचनाएं स्वस्थ हैं, अन्यथा वे गिरावट की प्रतीक मानी जाएंगी। अब जहाँ तक आवश्यकता का बात है, तो समावेशी विकास आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक अनिवार्यता भी है, ताकि मनुष्य या मानव जाति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, मर्यादापूर्ण जीवन जी सके। समावेशी विकास नहीं होगा तो विकास धारणीय नहीं होगा, और विकास धारणीय नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति उत्पन्न होगी। समावेशी विकास न होने से आय वितरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास होगा, परिणाम स्वरूप मांग में कमी आएगी, जीडीपी में कमी दर्ज की जाएगी। एक समान समावेशी विकास न हो पाने के कारण गरीब और वंचित वर्ग के लोग विकास की मुख्य धारा में जुट नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी
विकास के अभाव के चलते देश और समाजों में कभी कभी बड़ी विरोधी स्थितियाँ, आतंकवाद, नक्सलवाद और आंतरिक अशांति, कभी कभी युद्ध जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो जाती है। क्योंकि समाज में कई तरीके का संतुलन होते हैं, तो असंतुलन क्षोभ की ओर ले जाता है। तो इन समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए समावेशी विकास जरूरी है। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो हमारे खेती किसानी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, और बुनियादी सुविधाओं के मारे लोग शहर की ओर जाते हैं। शहर की बुनियादी सुविधाओं पर भी बोझ बनते हैं, और यहाँ से कष्टप्रद पलायन करके गए हुए लोग शहर में जो होता उनका होता ही है, खेती भी कमज़ोर पड़ती है। क्योंकि खेती से भी श्रम शक्ति छंट जाती है, युवा वर्ग चला जाता है, तो खेती किसानी कौन करेगा। यानी कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ कृषि अर्थव्यवस्था भी बीमार पड़ती है। भ्रष्टाचार और कार्य संस्कृति में गिरावट भी समावेशी विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण लेवल पे रोजगार का अभाव है। मनरेगा में विकल्प तो देखा जाता है या सरकार की योजनाओं में, लेकिन ये अस्थायी उपक्रम हैं, कोई स्थायी समाधान नहीं, ध्यान देना। और लास्ट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि कहा कुछ भी जाए, भारतीय समाज समावेशी नहीं। अभी हमारे यहाँ छुआछूत, ऊंच नीच के भेद, छोटे मोटे बातों पे विरोध विद्यमान है। तो जब समावेशी विकास की स्थितियां ही नहीं हैं, तो समावेशी विकास कैसे होगा। समाज की यह मनोवृत्ति समावेशी विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसको आप लिखिएगा, इसका आंसर कल हम लिखाएंगे संतुलित भाषा में, फिर आप देखिएगा, अपने लेखन से टैली करिएगा कि आप कैसा लिख रहे हैं। अब आप प्रारंभिक परीक्षा का कुछ क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक परीक्षा नियोजन का समाजीकरण। व्यक्ति से व्यक्ति तथा क्षेत्र से क्षेत्र असंतुलन को दूर करना। सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कूट, अल्टरनेट, समावेशी विकास का संदर्भ, समावेशी विकास का संदर्भ एक और दो से विशिष्ट संबंध रखता है। बी, सभी से विशिष्ट संबंध रखता है। सी, एक व
3 से विशिष्ट संबंध रखता है। डी 2 व 3 से विशिष्ट संबंध रखता है। तो आप देखेंगे कि 1 और 2 से विशिष्ट संबंध रखता है। सेवा क्षेत्र में तो हम आत्मनिर्भर है ही, और सेवा क्षेत्र बहुत कुछ समावेशी विकास को दिशा दशा नहीं देता, वो उच्चतम स्थिति है। अभी हम निम्न स्तर के गरीब हैं। ऐसा नहीं कि इसका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन विशिष्टतया यही 2 संबंधित है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकालें। एक क्वेश्चन और लिखें। समावेशी विकास को गति देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधोलिखित में से किस योजना का संबंध समावेशी विकास से नहीं है? ए भारत निर्माण कार्यक्रम, दो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ए भारत निर्माण कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, डी अनुच्छेद 37 और 38 के संदर्भ में किए गए कार्य। अनुच्छेद 37 और 38 के संदर्भ में किए गए कार्य। तो आप देखेंगे कि पहला तीसरा सही है, यही चौथी बात गलत है, यही शामिल नहीं है। नहीं है और है पर खास ध्यान दीजिएगा। तो ये डी वाला जो है, देखिए अनुच्छेद 37 आप नीति निर्देशों में पढ़ेंगे तो 38 तो संविधानता वो किसी योजना से संबद्ध तो है नहीं, हालांकि वो सामाजिक न्याय को गति देता है, इस नाते 38 शामिल नहीं होगा। और 37 का संबंध भी इससे नहीं है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की फिर से परिभाषा, 27 में इस भाग के तत्वों का अंतर्विष्ट होना। तो कुल मिला जुला करके यह कोई योजना नहीं है बल्कि संवैधानिक पहलू हैं। तो यही बात इसमें शामिल नहीं होगी। इस नाते आप टिक आप डी पर लगाएं। नंबर 1 अधोलिखित तथ्यों पर विचार के। नंबर 1 अवसंरचनात्मक विकास। नंबर 2 गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर। नंबर 3 आय में वृद्धि। नंबर 4 कुशल विकास व जीवन स्तर में वृद्धि। कुशल विकास व जीवन स्तर में वृद्धि। उपरोक्त में से कौन कौन से तथ्य समावेशी विकास से मिलने वाले लाभों में शामिल किए जाएंगे? तो सीधी सी बात, समावेशी विकास से सारे फायदे होंगे और आप सभी को सही जिस विकल्प में हो उपरोक्त सभी लाभ हैं तो इस पर टिक लगाएं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि विकास का कोई भी क्षेत्र बहिर्गत
नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं और कुछ कथन बना लें, लिखें, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, विश्व बैंक की ओर से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में साल 2018 में भारत 190 देशों की सूची में 77वें रैंक पर रहा है। सरकार ने इस दिशा में बेहतर काम करते हुए पिछले 4 सालों में यानी कि 14 से 18 के बीच 57 पायदान का इजाफा किया है। व्यापारिक स्तर पर समावेशन के लिहाज से यह अच्छी उपलब्धि मानी जा रही है। दूसरा पॉइंट, विश्लेषण कहते हैं कि 2013 से लेकर 2016 के बीच गिनी गुणांक में 15% की वृद्धि हुई है। यह अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि संपत्ति का वितरण समान हुआ। अब कूट केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, न एक सही न 2 सही है, तो इसमें दोनों पॉइंट सही हैं। तो सी विकल्प 1 और 2 दोनों सही, तो सी पे आप टिक लगाएं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएं। यह कोई बहुत ऐसी स्थिति नहीं जिसे आप पूरा न कर सकें। आगे हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, धारणीय विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिटेल में। लेकिन शुरू करने के पहले मुख्य परीक्षा के इस प्रश्न का संतुलित भाषा में उत्तर लिखाएंगे और आप टैली करिएगा कि आप कहाँ हो। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद, आनंद, शुभकामनाएं। कल फिर।